दवा बीमारियों को ठीक करती है, लेकिन मरीजों को केवल डॉक्टर ही ठीक कर सकते हैं। डॉक्टर्स आर ट्रू हीरोज with hearts of gold and hands of healing. We appreciate everything you do. I welcome Dr. Saili Kulkarni Joshi to another episode of Charismatic Achievers. Saili, बहुत-बहुत स्वागत है आपका। Thank you so much, Ratnatai. Dr. Saili Kulkarni Joshi is consultant obstetrician and gynecologist with fellowship in gynec oncology. She is robotic and laparoscopic gynecological oncosurgeon, having more than 10 years of experience. Dr. Saili have an impressive record of research publications and she has many certificates in her name. She is a trustee and member of Saili Charitable Trust Aurangabad, which runs many educational courses. Saili loves and enjoys teaching UG and PG students. Currently, she is working as a professor and consultant with Sri Aurobindo Institute of Medical Sciences, Indore, and extends her noble services to patients through her clinic, Gynec 360. साइली, बहुत बहुत स्वागत एक बार फिर से आपका। शुरू करें? Yes. मेरा पहला प्रश्न जो आपसे है वो है, इतने सारे करियर पाथ्स एज अ यूथ, एज अ चाइल्ड हमारे पास होते हैं, आपने मेडिकल फील्ड ही क्यों चुना? I think Rachnatai, ये charity begins at home. हाँ. So I have seen my parents, they both are doctors, they both are homeopaths, and I have seen them working selflessly for the society. My dad, I have never seen him in my childhood. For us, he was always on the wheels for helping others, and my mother. Maybe I'm sitting with her in the clinic. I have got my lessons in my childhood for becoming a doctor. So बचपन से ही ये था कि बाकी कुछ था ही नहीं दिमाग में, केवल यही प्रोफेशन था जिसको आपने बस चुना नहीं, उस प्रोफेशन ने ही आपको चुन लिया। Exactly. मतलब I felt I can be a better caregiver. I always had that. मेरी नानी बीमार होते थे तो I used to be the person who used to stay with her in the hospital, who used to take care of her. So I think it came naturally to me. ओके साइली, मैं चाहूँगी आपसे, अनुरोध करूँगी कि कुछ हिंदी में भी बोलें, हमारे दर्शक जो है वो बहुत अच्छे से समझ पाएंगे। आगे बढ़ते हैं। साइली, जानना चाहेंगे, कैंसर नाम सुनते ही डर लगता है, सो कैंसर क्या है? और आप विशेषकर युवाओं और महिलाओं के साथ बहुत काम करती हैं, तो महिलाओं में इसके कारण क्या हो सकते हैं, क्या होते हैं? और सबसे बड़ा प्रश्न जो हम सबको होता है वो ये, क्या ये जेनेटिकली मतलब क्या ये आनुवंशिक है? हाँ, पहले कैंसर क्या है इसके बारे में बताती हूँ। कैंसर एक ऐसी बीमारी है जो अपने शरीर की पेशियों को मल्टीप्लाई करती है। सेल्स अनकंट्रोल्ड मल्टीप्लिकेशन होता है, सेल्स बढ़ती रहती है। तो वो जिस ऑर्गन का प्रॉब्लम होता है, जिस ऑर्गन में प्रॉब्लम होता है, उस ऑर्गन का कैंसर बन जाता है। तो उस अंग में जो बदलाव होते हैं वो सिम्टम्स हमको पहले दिखने लग जाते हैं। तो शरीर में सेल्स बनाने की एक प्रक्रिया होती है, सेल्स की भी एक लाइफ होती है, हर पेशी का एक लाइफ स्पैन होता है। तो वो जो जीन्स होती है वो एक होती है जो सेल्स डिवाइड करने में मदद करती है, और एक होती है जो खराब सेल्स को शरीर से निकालने में मदद करती है। अब ये जो कारण जो भी होते हैं, वायरसेस है, ये है वो है, वो जो इन सेल्स को है वो बंद कर देती है। एक सेल जो मल्टीप्लाई करती है उसको वो बंद कर देती है, तो सेल मल्टीप्लाई होती रहती है। और एक जो सेल पेशी को शरीर से निकालना होता है, हाँ। उसको बंद कर देती है। तो अब हो क्या रहा है, शरीर में पेशियां बढ़ती जा रही है, इससे बनता है ट्यूमर। अच्छा, ठीक है। तो ये होता है कैंसर। अब उसके लक्षण उस अंग से जो रिलेटेड होता है वही उसके लक्षण होते हैं। पेट में दर्द होगा, अगर अंडाशय का कैंसर है तो पेट में दर्द होगा। गर्भाशय के मुख का कैंसर है तो सफ़ेद पानी, खून जाना, ये उसके लक्षण बन जाते हैं। औरतों में विशेषता ये कैंसर्स के बहुत सारे कारण हैं। कुछ आनुवंशिक है, कुछ वायरस से रिलेटेड है, और कुछ लाइफस्टाइल से रिलेटेड है। एक है मोटापा, बीपी, डायबिटीज़, ये एक ट्रायड बनता है बच्चेदानी के कैंसर के लिए।
ओवेरियन कैंसर और ब्रेस्ट कैंसर जो है बहुत तक आनुवंशिक भी है, उसके कारण हमारे आजू बाजू में केमिकल्स हम जो लेते हैं, प्रोसेस्ड फूड्स है या फर्टिलाइजर्स, अब हम बिना फर्टिलाइजर्स की सब्जी खा ही नहीं सकते हैं। एडिक्शंस है, टोबैको, स्मोकिंग और लिकर और अल्कोहल का कंजम्पशन अभी यंग यूथ में बहुत ज़्यादा है देन इट वाज बिफोर। यस। एंड अनुवंशिक है, जैसे BRCA1 BRCA2 जीन्स रिलेटेड जो ओवेरियन, ब्रेस्ट और यूट्राइन कैंसर्स है, लिंच सिंड्रोम रिलेटेड जो यूट्राइन कैंसर्स है, ये सारे कारण बन के इकट्ठा बनते हैं। तो हमको ये नहीं पता हमारे में जीन्स है कि नहीं, बट हाँ, अगर फैमिली हिस्ट्री है कि किसी को अंडाशय का कैंसर हुआ है, ब्रेस्ट का कैंसर हुआ है या गर्भाशय का कैंसर हुआ है, या कोई भी दूसरे जैसे GI कैंसर है, GI माने कि आंतों का कैंसर, लिवर का कैंसर, पित्ताशय का कैंसर, अन्न नलिका का कैंसर, ये सारे इंटर रिलेटेड है। अच्छा। तो जिनके फैमिली में या परिवार में ये कैंसर्स हैं, उनको सतर्क रहना जरूरी है। हाँ, वही मैं कह रही थी कि अगर फैमिली हिस्ट्री अगर है तो हमें सतर्कता हाँ बिल्कुल। सबको एक प्रश्न होता है कि कैंसर है तो ये बहुत जल्दी ग्रो करता है, अगर किसी को है तो उससे बहुत डर भी लगता है। तो कैंसर, जैसे आपने इस प्रश्न का तो उत्तर दे ही दिया कि कैसे बढ़ता है, क्योंकि वो सेल्स बढ़ते हैं और ट्यूमर बनता है, पर ये जो सिम्टम्स जो होते हैं उन्हें कैसे हम पहचान सकते हैं? क्या हम घर में इसे पहचान सकते हैं? इमीडिएटली अगर हम डॉक्टर के पास नहीं जा सके, डॉक्टर के पास तो जाना ही है, पर क्या उससे पहले हम इसे घर में कुछ लक्षण, सिम्टम्स जो हैं वो हमें पहचान में आ सकते हैं? बिल्कुल। अगर हमारे डे टू डे लाइफ में रोजमर्रा की जिंदगी में हमारे साथ कुछ बदलाव हम महसूस कर रहे हैं, हाँ। जैसे कि भूख नहीं लग रही है, या तो खाते से भारी लग रहा है, पेट में अपचन जैसे हो रहा है, जो अपना लैट्रिन की जो बाउल हैबिट्स है वो चेंज हुई है, लूज मोशन हो रहे हैं या कॉन्स्टिपेशन हो रहा है, वेट लॉस हो रहा है, है ना। और ये सारी चीजें छोटे बहुत अपने ही ऊपर हम कंसंट्रेट करके सोचे कि हमारे शरीर में क्या बदलाव हो रहा है, तो ये अलावा और ये अचानक होने लगते हैं। हाँ, अचानक ओवर 3 to 3 months होता है जी। सर्वाइकल कैंसर है तो सफेद पानी जाना, खून माहवारी के बीच में, माहवारी खत्म होने के बाद में भी खून जाना है, संबंध के बाद खून जाना अगर है तो, और माहवारी के दौरान एबनॉर्मल ज़्यादा ही खून अगर जा रहा हो, तो ये सारे अलार्मिंग सिम्टम्स होते हैं। बट गायनेक कैंसर्स के पता है ये सारे सिम्टम्स जो है ना, ये नॉर्मल ही सिम्टम्स हो सकते हैं। तो होता प्रॉब्लम ये है कि औरतों को लगता है ये तो नॉर्मल ही तो चीज है, इसके लिए क्या डॉक्टर के पास। एंड फीमेल पर्टिकुलरली डजंट अपने खुद के ऊपर ध्यान नहीं रखती है, परिवार का पहले, बच्चों का पहले, फिर अच्छा अभी त्योहार आ रहा है इसके बाद में जाती हूँ, तो ऐसे करते करते वो 2-3 महीने और लेट हो जाते हैं। तो जैसे ही आपको कोई भी सिम्टम्स नज़र आए, आप पिछले 2-3 महीने से इसे ऐसे देख रहे हैं कि रेगुलर ऐसे है, तो आप तुरंत डॉक्टर के पास जाइए और अपनी जो भी शंका है उसका निराकरण कीजिए। साइली, रोज़ ही रोगियों से आप मिलती हैं, उनके परिवार वालों से मिलती हैं, तो रोगियों को, उनके परिवार वालों को इस बीमारी के बारे में बताना भी एक बहुत चुनौतीपूर्ण कार्य है। तो ये समाचार जो है या उन्हें सूचित करना है, ये किस तरीके से आप करती हैं? अब इट ऑल डिपेंड्स कि हम कौन से किस टाइप के पेशेंट के साथ डील कर रहे हैं जी। अगर पेशेंट बहुत बार ऐसे होता है कि रिश्तेदार आके बोलते हैं कि अभी हमको बताइए, आप पेशेंट को मत बताइएगा, तो आई इवैल्यूएट करते हैं सिचुएशन कैसी है, बट यस हमको बोलना तो पड़ता है कि कुछ गड़बड़ तो है। उसको स्टेप बाय स्टेप बोले कि पहले हम जांचें करेंगे, फिर मैं आपको कुछ जानकारी दे पाऊंगी, फिर ऑपरेशन होगा तब मैं आपको ज़्यादा जानकारी दे पाऊंगी। बट जब वो टाइम आता है कि बताना ही है कैंसर, तो बताना है। अच्छी बात यह है कि अपने पास इलाज है जी। तो ये
अगर हम पॉजिटिव पहले रखें तो वो एक्सेप्टेंस थोड़ा शायद या शॉक थोड़ा कम लगे और एक्सेप्टेंस जल्दी आ जाए। तो बहुत सारा पेशेंट और रिश्तेदारों के ऊपर भी निर्भर करता है, बट हाँ कि आज सच में कैंसर में हमारे पास इतने अच्छे इलाज हैं जो शायद कुछ सालों पहले तक नहीं थे। और ये समझाना ज़रूरी है कि दिस इज़ नॉट एंड ऑफ लाइफ, दिस इज़ अ काइंड ऑफ ऑनगोइंग फाइट विद द कैंसर, एंड हम जितना हम इलाज अच्छे से लेंगे हम ज़रूर ठीक हो सकते हैं। एक फेज है आपके लाइफ का और आप जल्दी ठीक हो सकते हैं, इसकी संभावनाएं आज के समय में ज़्यादा है। साइली, मेरा अगला प्रश्न है, बहुत सारी जांचें होती हैं, सो एक सामान्य या कॉमन टेस्ट प्रोसेस या प्रोसीजर क्या होते हैं? हमें कुछ भी नहीं पता होता इसके बारे में। हम डॉक्टर के पास जाते हैं, वो हमें बहुत सारे टेस्ट बताते हैं, पर हमें इसकी जानकारी नहीं होती। तो क्या कोई एक कॉमन टेस्ट प्रोसीजर को अपनाया जाता है या हर एक पेशेंट के साथ वो अलग होता है? कैंसर से अगर हम रिलेटेड बात करें तो कुछ स्पेसिफिक टेस्ट ही हम यूज़ करते हैं, बट वो हर प्रकार के कैंसर के लिए अलग है। जैसे हम बात करें अगर सर्वाइकल कैंसर है तो उसके लिए पैप्समियर, ज़िंदगी में एक सिर्फ पैप्समियर करना है, वो भी हर 3 साल में करना है, बट वो भी नहीं करती हैं जी, ठीक है। तो एक सर्वाइकल कैंसर रूल आउट करना है तो बस एक पैप्समियर हमको देखना है, और वैक्सीन्स भी है अभी, हाँ। उसके बारे में हम बात करेंगे। हाँ। फिर अगर हम बच्चेदानी के कैंसर की बात करें तो एक सोनोग्राफी सफाइज कर जाती है, बस एक सोनोग्राफी ही करनी है, बट उसके लक्षण हम जाने पहले कि अब नॉर्मल ब्लीडिंग हो रहा है, बहुत हैवी ब्लीडिंग होता है मासिक में, तो तब हम सोनोग्राफी मदद करती है। सोनोग्राफी अंडाशय के कैंसर में भी मदद करती है। उसके अलावा कुछ खून की जांचें हैं जिसको हम ट्यूमर मार्कर्स कहते हैं। अच्छा। तो ट्यूमर मार्कर्स जो होता है वो सिर्फ उस बीमारी में बढ़ते हैं, तो एक गाइडलाइन मिल जाती है कि हमको जो अंडाशय में गिठान है वो कैंसर की है या नहीं है। उसके अलावा फिर अगर डॉक्टर को लगे तो सीटी स्कैन है, एमआरआई है, पेट स्कैन है, तो ये सारी जांचें हमारे पास उपलब्ध भी है और हमको बहुत अच्छा गाइड करती है कि हमको क्या बीमारी है। तो पेप्स में जैसे आपने बताया, फिर कुछ खून की जांचें हैं, सोनोग्राफी है, सिटी स्कैन, एमआरआई भी बोला आपने। हाँ। तो ये एक कॉमन टेस्ट प्रोसेस है, ज़रूरी नहीं है हर पेशेंट का हर एक टेस्ट हो। हाँ, वो लक्षण के ऊपर डिपेंड करता है और डॉक्टर को लगे तभी डॉक्टर बताता है। हाउ डज अ कैंसर ट्रीटमेंट वर्क्स? अब हमें पता चल चुका है, हमें प्रोसेसेस पता है, टेस्ट पता है, अब ट्रीटमेंट किस तरीके से होता है और कौन कौन से सपोर्ट रिसोर्सेस हमें उपलब्ध हैं आज के समय में? क्योंकि ऐसे बहुत सारी स्कीम्स हैं जो हमें नहीं पता या कॉमन लोगों को नहीं पता होती है, और जैसे ही हम कैंसर का नाम सुनते हैं हमारे सामने खर्चा दिखने लगता है क्योंकि बहुत महंगा इलाज है। तो इसके बारे में कुछ जानकारी दीजिए। कैंसर की ट्रीटमेंट कौन से प्रकार का कैंसर है उस पर निर्भर करती है। अगर बहुत पहली स्टेज में है तो गायनेक कैंसर जैसे जो हम सर्जरी करके हम क्योर कर सकते हैं। फिर उसके बाद में उसको ऑपरेशन के और सब इसके बेसिस पे, स्टेजिंग के बेसिस पे हमको कीमोथेरेपी और रेडियोथेरेपी के भी ऑप्शंस है। कीमोथेरेपी एक सलाइन के द्वारा दी जाती है दवाई है। हाँ। और वो अपनी जो पेशियां हैं जो बढ़ रही है, अनकंट्रोलेबली बढ़ रही है जी। उस पे एक्ट करती है। ये कीमोथेरेपी है। तो ये अगर मान लो कि कैंसर आगे की स्टेज का है तो पहले हम उसको छोटा करके फिर हम ऑपरेशन करते हैं। तो कीमोथेरेपी हमको मदद करती है कि ट्यूमर को पहले छोटा कर दे। अच्छा। फिर रेडियोथेरेपी है जिसको आम भाषा में सिकाई भी कही जाती है। तो वो सर्वाइकल कैंसर में मदद करती है, गर्भाशय के कैंसर में हेल्प करती है। तो उसमें जो पेशियां हैं वो जो रेडिएशंस होती हैं उससे वो जला दी जाती है। तो ये एक ऑप्शन है। और नए दवाइयाँ बहुत आ रही है जो हमारी इम्यूनो मॉड्यूलेटर्स होती हैं तो उसमें हेल्प करती है। आगे का आपका सवाल था कि रिसोर्सेज क्या सहायता? हाँ। तो सरकार ने बहुत अच्छी योजना है, आयुष्मान योजना है, प्रधानमंत्री ने जो शुरू की हुई है, वो सच में एक प्रकार से वरदान है गरीब लोगों के लिए जो पहले जो कैंसर की ट्रीटमेंट अफोर्ड नहीं कर पाते थे। अब पूरी ट्रीटमेंट ऑपरेशन से लेके कीमोथेरेपी, रेडियोथेरेपी तक आयुष्मान में कवर्ड है। कुछ ऐसा एक
सेक्शन है जिनके पास आयुष्मान नहीं होता है और हाँ। पैसा भी नहीं होता है, जी। उनके लिए एक तो सीएम फंड, मुख्यमंत्री हाँ। योजना होती है, उसमें से हमारे मध्य प्रदेश में है। हम मध्य हाँ। प्रदेश में हैं। तो हमारे डॉक्यूमेंट्स कैंसर जिसका प्रूफ दे सकती है, तो वो डॉक्यूमेंट सबमिट करने होते हैं और फिर वो अप्रूव होके हमारे अकाउंट में पैसे आ जाते हैं, फिर पेशेंट के अकाउंट में, तब हम इलाज शुरू कर सकते हैं। दूसरी बाकी काफ़ी सारी एनजीओज हैं। एक एनजीओ का अगर नाम बताऊं तो टाइकैन है, जो यंग एडल्ट्स के लिए काम करती है। छोटे बच्चों से लेके 39 इयर्स तक के जो लोग होते हैं, जिन उनमें जो भी प्रकार के युवा कैंसर पेशेंट्स, तो उनमें बहुत योगदान है। ट्रीटमेंट में बहुत सहायता होती है उनकी। सिर्फ ट्रीटमेंट में नहीं तो उनके पास पैसे नहीं है तो जांचें भी फ्री हो जाती हैं उसमें। अच्छा, तो एनजीओ भी बहुत मददगार है। ऐसे बहुत सारे एनजीओज हैं जो इस दिशा में कैंसर को अपना एक कॉज बना के काम कर रहे हैं। साइली, वैक्सीन की आपने बात की थी, उसी प्रश्न पे आऊंगी। वैक्सीन की बातें अभी या सुनने में हर जगह से आ रहा है, इवन हम टीवी पे एड्स भी देखते हैं, रेडियो में एड्स सुनते हैं। तो क्या ये वैक्सीन सही में मददगार है कैंसर को रोकने के लिए? और उसके बारे में थोड़ा बताइए कि किस एज से लेके किस एज तक के हमें वो लगवाने चाहिए। तो यहाँ जागरूकता बहुत ज़रूरी है। ये कैंसर है, ये वैक्सीन है सर्वाइकल कैंसर के लिए। अच्छा। जो ह्यूमन पैपिलोमा वायरस नाम का वायरस होता है, ये पाया गया है कि ये वायरस के कारण कुछ प्रकार के कैंसर्स होते हैं। उसमें औरतों में सर्वाइकल कैंसर है, संडास की आंतों का कैंसर, बाहर की आंत जो होती है, बाहर का अंग का कैंसर, वल्वर और वजाइनल कैंसर्स आते हैं। लड़कों में पिनाइल कैंसर, स्क्रोटल रेक्टल कैंसर्स और ओरल कैंसर्स आते हैं। तो ये अगर हम सिर्फ एक वैक्सीन लगवा लें बचपन से, तो ये अपनी इम्यूनिटी वो वायरस की तरफ बढ़ाता है और फिर ये कैंसर्स रोके जा सकते हैं। अच्छा। तो ये वैक्सीन जो है वो अभी स्केड्यूल में आई है 9 to 14 में लगवानी है बच्चों में, और 15 ऑनवर्ड्स उसके 3 डोजेस है। 9 to 14 में उसके 2 डोजेस लगते हैं और 15 ऑनवर्ड्स इवन औरतों में 45 तक ये वैक्सीन लेना चाहिए, ये मैं ज़रूर कहूँगी। तो उनमें 3 डोजेस लगेंगे, बट सच में प्रोटेक्शन मिलेगा। और एक सर्वाइकल कैंसर ऐसा कैंसर है जो होने के पहले की स्टेज में समझ में आ सकता है। हाँ हाँ। तो अगर कैंसर के हम 4 स्टेजेस जानते हैं, 1 2 3 4, फोर्थ इज द लास्ट स्टेज, फर्स्ट इज द अर्लीस्ट स्टेज। यस। सर्वाइकल कैंसर एक ऐसा कैंसर है जो होने के पहले की 4 स्टेजेस है, वो पैप स्मीयर में पकड़ी जा सकती है। कैंसर होने के पहले की 4। हाँ। तो वही हम लोग एक जांच नहीं करते हैं। ये तो सर्वाइकल कैंसर प्रिवेंटेबल कैंसर है। तो ये जो आप जांच बता रही हैं, ये जनरली कितने सालों में हमें महिलाओं को करवा लेनी चाहिए? हर साल? जब कोई लड़की सेक्सुअली एक्टिव और समझ लो शादी हो जाती है, तो उसके 3 साल में ये शुरू कर लेना चाहिए पैप स्मीयर जो स्क्रीनिंग टेस्ट। हाँ हाँ। और हर 3 साल में उसको करें। उसके साथ अगर हम HPV को टेस्टिंग करते हैं, वो उसकी वैलिडिटी 5 साल तक की हो जाती है। तो हर 5 साल में एक टेस्ट करना मुश्किल बात नहीं है। बिल्कुल, सरकार ने वो फ्री भी करवाई। हाँ, मैं अभी वही पूछने वाली थी कि ये टेस्ट भी फ्री है क्या? और वैक्सीन भी क्या हम सरकारी अस्पताल में जाके लगवा सकते हैं? अस्पताल में लगा सकते हो, बट अभी तक अभी वो चल रहा है कि वो फ्री करवाएंगे। अभी तक तो फ्री नहीं है, बट आई थिंक लाइफ की कोई कॉस्ट नहीं होती, तो वैक्सीन तो फिर भी सस्ती चीज है। एक फिगर की मतलब कितना खर्चा आता होगा इस वैक्सीन को लगवाने में? उसमें 2 टाइप्स की वैक्सीन है। अब वायरसेस के स्ट्रेन्स होते हैं जी, तो हमारे पास 2 टाइप के वैक्सीन है, जो एक 4 स्ट्रेन्स को कवर करते हैं, एक 9 स्ट्रेन्स को कवर करते हैं। तो वो स्ट्रेन्स के हिसाब से कॉस्ट वेरी करती है,
जो 4 स्ट्रेन्स हैं वो हाई रिस्क स्ट्रेन्स हैं जो कैंसर कॉज करते हैं, उसमें वो वैक्सीन लगभग 4000 तक की आती है। ऐसे अपने को 2 से 3 डोजेस लेने हैं उम्र के हिसाब से। और जो 9 स्ट्रेन्स कवर करती है नोनावेलेंट वैक्सीन जिसको कहते हैं, वो हाई रिस्क और लो रिस्क दोनों स्ट्रेन्स कवर करता है। एंड इट इज़ रिकमेंडेड बच्चों में कि हम नोनावेलेंट वैक्सीन लगाएं, 9 स्ट्रेन्स कवर करने वाला। तो वो कुछ 10,000 की एक वैक्सीन आती है। ऐसे 2 वैक्सीन 9 से 15 में लेनी है और 15 के बियॉन्ड 3 वैक्सीन लेना है। हाँ, अगर सरकार ये वैक्सीन के लिए कुछ और कदम उठाती है तो बहुत ही अच्छा हो जाएगा। बन रहा है, इंडिजीनियस वैक्सीन ही सीरम इंडिया का आ रहा है, तो डेफिनेटली कॉस्ट कम होगी, बट टिल देन वी हैव टू। यस, राइट। आप दिन भर बहुत बिजी रहती हैं, स्टिल व्हाट इज योर स्ट्रेंथ? आपकी ऐसी कौन सी ताकत है जो आपको इतनी व्यस्त जिंदगी में बनाए रखती है? स्ट्रेंथ योर। आई थिंक मेरी माँ से ही मुझे वो स्ट्रेंथ मिलती है, क्योंकि वो आज भी इतना ही काम करती रहती है, बट बच्चों के लिए अच्छा करना है, खुशी उनके चेहरे पे देखनी है, तो एक घर के पर्सनल लाइफ में वो स्ट्रेंथ है। दूसरी, पेशेंट के जो आंखों में विश्वास दिखता है ना, हाँ। या जो उनको ट्रीटमेंट मिलने के बाद में जो उनको फर्क पड़ता है, या इलाज होने के बाद जो सेटिस्फैक्शन उनके चेहरे पे होती है ना, बस उसके लिए काम करने की इच्छा होती है, और वही स्ट्रेंथ, वही ताकत बनती जाती है। वही स्ट्रेंथ बनती है। बहुत खूब। अकम्पलिशमेंट्स की बात करते हैं साइली। Especially, I am very, very proud of you and you know that. Personally और professionally दोनों, अगर हम फ्रेंड्स देखें, दोनों एरिया देखें, आपकी व्यक्तिगत जिंदगी और आपका एक ये व्यावसायिक रूप एज अ डॉक्टर, तो दोनों में कुछ अकम्पलिशमेंट्स की, उपलब्धियों की अगर बात करें, तो ऐसी कौन सी उपलब्धि है जो आप यहाँ बताना चाहेंगी लोगों को? So I पर्सनली मुझे अभी नहीं लगता है कि मैंने कुछ ज़्यादा अचीव किया है, बट मैं हमेशा ये मानती हूँ कि मेरे 2 करियर्स हैं। एक है मेरे बच्चे, मेरी फैमिली, और दूसरा है मेरा डॉक्टरी पेशा। तो बच्चों की एक छोटी अचीवमेंट मेरी अकम्पलिशमेंट है, और एक पेशेंट जब क्योर होता है उसकी खुशी भी एक मेरी अचीवमेंट है। तो मैं शायद एक छोटी चीज़ को ही बड़ी अचीवमेंट मानती हूँ मेरे लिए। बहुत सुंदर। सो साइली, थोड़ा सा इजी हो जाए, हम रैपिड फायर की ओर बढ़ रहे हैं। मैं आपको प्रश्न करूंगी, आपको जल्दी जल्दी उसके आंसर्स देने हैं। रेडी? रेडी। व्हाट इज द मोस्ट ब्यूटीफुल थिंग दैट यू एंजॉय? आप एक डॉक्टर करके सबसे ज्यादा क्या एंजॉय करती है? कि जो विश्वास से लोग हमारे पास आते हैं, और जो हम मानते हैं कि हमारे में कुछ पावर है कि हम बदलाव कर पाए उनकी ज़िंदगी में, वो विश्वास शायद एंजॉयमेंट लेकर रहते हैं। ओके, योर ग्रेटेस्ट अचीवमेंट? अगेन जस्ट वन। मे बी माई चिल्ड्रन। फैंटास्टिक। यू आर अ नाइट पर्सन या मॉर्निंग पर्सन? सुबह जल्दी उठती हो या मॉर्निंग पर्सन? नो मैटर what time I sleep, I get up early. बेस्ट चाइल्डहुड मेमोरी, बचपन की सुनहरी याद? एक नहीं है, बट अगर ये सोचे कि जो एक छोटी कामयाबी जो मेरे पेरेंट्स को शायद खुशी देती थी वो सारी, और एक बार तो मुझे एक बिल्कुल, हाँ जरूर बताइए, हम सुनना चाहेंगे। मजाकिया वाकया ये था कि मैं अपनी मासी के साथ में गोवा गई थी। मैं बचपन में मतलब उन्हीं के साथ ज़्यादा रहती थी, तो वो हनीमून पे मुझे लेके गए थे उनके गोवा। तो वो मुझे बीच पे लेके गए, और मैं 4 साल की थी, तो हाइट एकदम छोटी थी, और जो लहर आई पानी की वो पूरे भिगा के चली गई मुझे, और मुंह में भी पानी गया मेरे। तो मैंने बोला, मासी जी इसमें किसी ने नमक मिलाया है। तो आई थिंक दैट वन मेमोरी स्टिल ब्रिंग्स अ स्माइल ऑन माय फेस। वो पहला वो था आपका समुद्र के साथ आपका रूबरू होना। हाँ। ओके। व्हाट यू एडमायर द मोस्ट इन पीपल? हर एक इंसान से मैं रोज कुछ ना कुछ सीखती हूँ, एंड आई थिंक दैट इज़ द बेस्ट वे टू कीप यू योरसेल्फ मोटिवेटेड एंड इम्प्रोवाइज, खुद को बेहतर बनाने के लिए रोज के।
लोगों की हर एक अच्छाई, छोटी क्यों ना हो, या पॉजिटिव एटीट्यूड मुझे प्रेरणा देता है। आपका रोल मॉडल कौन है? दैट इज आई वुड से कि मेरे को बचपन से ही किसी ना किसी ने मेरे को प्रेरित? हर पड़ाव पे प्रेरित किया है। सबसे पहले मेरी मम्मी है, जो मुझे बहुत प्रेरणा देती है कि मैं अपनी लिमिट्स पुश करना उनसे सीखती हूँ कि नहीं, उतने उनके बिजी स्केड्यूल में भी वो हमें म्यूजिक क्लास छोड़ के आते थे, स्विमिंग छोड़ के आते जी। थे। तो आई थिंक वो पर्कुलेट होता है, मुझे देता है कि प्रेरणा की अपने बच्चों के लिए मुझे इतना तो करना है क्योंकि मेरी मम्मी ने मेरे लिए किया है। फिर आगे बढ़ते हैं तो मेरे टीचर्स का बहुत बड़ा योगदान रहा है। स्कूल टीचर्स, MBBS में जो मेरे टीचर्स हैं, अभी भी मैं उनसे जाके मिलती हूँ तो एक अलग ही प्रेरणा मिलती है। और जो पोस्ट ग्रेजुएशन के लिए मैंने नागपुर से किया जी। है, वो टीचर्स है। उसी दौरान मुझे डॉक्टर निचकावड़े सर मिले थे, तो ही अडॉप्टेड मी एज अ डॉटर, सो ही इज़ माई फॉस्टर डैड, तो ही हैज़ अ बिगर रोल इन मेकिंग मी अ कैंसर सर्जन। तो वो एक मुझे प्रेरणा देते हैं। फिर रोज़ के मेरे पेशेंट्स मुझे प्रेरणा देते हैं कि ये भी पता चलने के बाद कि उनको कैंसर हुआ है, वो जीना सीखते हैं, उनके इससे ही जीना सीखना, वो मुझे प्रेरणा देता है। एंड पर्सनल लाइफ में माई फैमिली, दे आर ऑलवेज सपोर्टिंग, तो इसीलिए मैं आगे बढ़ती हूँ। बट हाँ, you also, I admire you a lot. Thank you. I see my mother's image in you. You always tell me. तो you are also a role model for me कि हर चीज़ को कितना एंथुजियाज्म से करना है। मैं आज तक नहीं कर पाती हूँ, बट मैं एडमायर करती हूँ, शायद मैं कहीं पहुँचूँ। थैंक यू। क्रिकेट या फुटबॉल? मुझे पता है इसका आंसर। क्रिकेट, अभी भी क्रिकेट मैच। डॉक्टर साइली जो है वो दीवानी है क्रिकेट के लिए। क्रिकेट मैचेस हो और अगर हमारा कोई प्रोग्राम बने तो वो राइट अवे कैंसिल करती है, बोलती नहीं, या तो घर पे आ जाओ, मैं बाहर नहीं जाऊंगी, मुझे मैच देखना है। What is your favorite cuisine? आई लव मल्टी क्यूजिन, बट उसमें इटालियन शायद आई लाइक मोर। वैसे तो ये हमने पहला प्रश्न आपसे पूछा था, पर फिर भी पूछती हूँ कि अगर डॉक्टर नहीं होती तो क्या होती? उससे ज़्यादा अच्छे से मुझे ये लगेगा कि अगर मुझे दोबारा कोई ऑप्शन दे कि क्या बनना है, तो मैं शायद सिर्फ होम मेकर बनना चाहूँगी। अपने बच्चों के साथ रहूँ और ये करूँ। बट हाँ, वो रोल शायद मैं अभी भी बहुत अच्छे से आप निभा रही हैं वो। बट डॉक्टर ही बनना चाहूँगी। Okay. Fine. Saili, this is the last question for you. Describe yourself in 3 words. Honest, hardworking and patient. Fantastic. So ये डॉक्टर साइली थी हमारे साथ आज के करिस्मेटिक अचीवर्स में। साइली, एक क्वेश्चन जो मैं पूछना चाहूँगी आपसे आपके क्लिनिक के बारे में, गायनिक 360, तो इसके बारे में कुछ बताइए हमें कि आप कौन सी सेवाएं यहाँ पे प्रदान करती हैं, टाइम क्या है, कब आके आपसे यहाँ पे हम मिल सकते हैं? गायनेक 360 जैसा नाम है कि 360 डिग्री जो भी स्त्री रोग रिलेटेड प्रॉब्लम्स हैं औरतों की, उसके लिए आई एम अवेलेबल फॉर देम। कैंसर मेरा स्पेशलाइजेशन है, बट उसके अलावा अगर मासिक की कोई तकलीफ़ें हैं या फाइब्रॉइड्स हैं, एंडोमेट्रियोसिस है, अंग बाहर आने की कोई तकलीफ़ है, कैंसर स्क्रीनिंग है, उसके लिए मैं अवेलेबल हूँ। शाम में 5 से 8 रोज़ क्लिनिक में रहती हूँ। अपॉइंटमेंट लेके मिल सकते हैं, ऐसे भी वॉक इन भी है, कोई जैसे भी चाहे। ओके, धन्यवाद साइली। I am actually honored to have you as my guest. Thank you so very much. Thank you. It was pleasure. Same here.